So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel बजपाड़ी। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th ISC कॉमर्स का अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर। यार इसके पहले मैं पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराए थे और हम लोग वन शॉट की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो स्टार्टिंग के बहुत सारे चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं और इस साल के सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक कट भी गया है, तो मैं सिलेबस भी आपको हर चैप्टर के पहले डिस्कस करता रहूंगा जो कि हमारे आईएससी काउंसिल ने रिलीज किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चैप्टर का नाम है, हमारी किताब के हिसाब से जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, चाहे डीके गोयल चाहे टीएस ग्रेवाल, तो ये चैप्टर नंबर 2 है। अब अभी तक आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा एक फ्लैगशिप 11th का प्रोग्राम है टाइटन्स जिसका नाम है, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, 3 सब्जेक्ट्स मैं और मेरी टीम पढ़ाएंगे आपको, और हर दिन 4 PM टू 6 PM क्लास चलेगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो जिस बच्चों को भी एनरोल करना है एनरोल कर ले। 3 बुक सेट्स के अंदर आपको घर पर डिलीवर भी होंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी एनरोल कर सकते हैं। जरूर से जरूर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, बिकॉज हर चैप्टर के बाद मैं एप्लीकेशन के ऊपर ना फ्री स्टडी मटेरियल में कंटेंट अपलोड करता हूं जो कि तुम डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा फ्री स्टडी मटेरियल दिखने वाला है। तो यार अगर हम थोड़ी सी और बात करें और चैप्टर का सिलेबस डिस्कस करें, तो ये सिलेबस मैंने लगाया है जो आईएससी काउंसिल ने खुद रिलीज किया है, ठीक है ना, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर लगाया है। अगर आप देखें तो यहां से यहां तक हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है ना भाई। चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा था वो है, और यहां से यहां जब हम आ रहे हैं तो दिस इज चैप्टर नंबर 2। अब बहुत सारे टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, स्ट्रिक्टली हमको इतना ही टॉपिक पढ़ना होगा। तो अगर आप रेडी है तो भाई चलिए शुरू करते हैं भाई, ठीक है ना। चलो भाई तो चलिए शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले नीड फॉर अकाउंटिंग पर आ जाते हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप 11th में आए हो तो भाई आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको समझा जरूर दूंगा, बिकॉज थोड़ी बातें तो पता होनी चाहिए। अब भाई जरा देखो, अगर एक बिजनेसमैन उसने कोई धंधा स्टार्ट किया तो वो साल के अंत में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा ना, कि उसे कितने पैसे लगाए, उसको बदले में कितना पैसा मिला, कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। तो वैसे ही लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, मतलब कितना पैसा लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे एंड होम टू ओ, मतलब कितना पैसा किसी को पे करना रह गया है, कितना पैसा किसी से लेना रह गया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय होम। इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग की जरूरत लगती है। भाई मेरा कितना पैसा लगा धंधे में, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे कितने लोगों को पैसा देना बाकी है, मुझे कितने लोगों से पैसा लेना बाकी है, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग ही देता है, इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत है। आपसे पेपर में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम यार अकाउंटिंग कहते किसको, तो यार याद रखना, अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जितने भी इवेंट्स होते चले जाएंगे उनको क्लासिफाई करो, उनको समराइज करो, उनको रिकॉर्ड कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कहना क्या चाहते हैं? देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहला कीवर्ड, क्लासिफाइंग दूसरा कीवर्ड, एंड समराइजिंग तीसरा कीवर्ड, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड करो, हेडिंग के हिसाब से क्लासिफाई करो, फिर समराइज करो,
ताकि इन सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके किसी कंक्लूजन को ड्रॉ किया जा सके। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग कहेंगे। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है बच्चों पहाड़ी? अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तुमको बता दूंगा मैं ये, लेकिन सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है बच्चा पार्टी, तो थोड़ा सा ही पढ़ लो, काम बन जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, अकाउंटिंग को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। आर्ट में लगती है क्रिएटिविटी, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। वैसे भी अकाउंटिंग में ही हम जैसे जैसे काम करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी और साथ साथ हम अच्छा तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। साइंस में लगते हैं प्रिंसिपल्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हमारे प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जिनको हम लोग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं, और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट भी बोलते हैं अकाउंट्स को और साइंस भी बोलते हैं। अगला क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसों के टर्म्स में हो रहे होंगे। जो ट्रांजैक्शन पैसों के टर्म्स में नहीं हो रहे होंगे उनकी अकाउंट्स में कोई भी जगह नहीं होने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। पहली बात तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और पैसों के टर्म्स में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर भाई देखो, मैं जाकर मार्केट से मोबाइल खरीद के लाया, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। मैं मोबाइल लेने जा रहा था, मेरे पैर में आ गई मोच, क्या इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं भैया। क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 रुपए की मोच आई है? अरे नहीं लिख सकते ना बेटा। तो समथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना भाई? अगला, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जितने भी ट्रांजैक्शन उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना और उसके बाद उस चीज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। अगली बात आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगेन दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस, बट स्टिल वी विल बी गोइंग थ्रू दिस बिकॉज यार पढ़ना तो पड़ेगा, हल्का हल्का पता तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहला, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है मेरी जान? अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस पता चलता है। मतलब हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट्स में हो रहे हैं उसका एक सही तरीके से ब्यौरा लिखना इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, और वो अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगला, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा अगर अकाउंट्स या अकाउंटिंग हो रही होगी। अगला, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो किस रीजन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किस रीजन की वजह से हो रहा है, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे अकाउंटिंग बताएगी। ठीक है ना? टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को बताने का काम अकाउंटिंग करता है। अगला, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मान लो 1 साल में आपने 1 करोड़ रुपए का काम किया, अगले साल आपने 3 करोड़ का काम किया, उसके अगले साल में आपने 10 करोड़ रुपए का काम किया, तो ईयर ऑन ईयर आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटिंग ही बताएगा। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है, किसी भी तरह का कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ एरर्स हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के द्वारा ही आपको पता चल सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ठीक है ना? ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम अकाउंटिंग का होता है, बिकॉज अकाउंट से ही सारे इंफॉर्मेशन के कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। इसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अगेन रिपीटिंग आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सिलेबस है। सेम गोज विद दिस टॉपिक ऑल्सो। ये भी आपके स्कोप के बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी हमें एक रन थ्रू कर लेना चाहिए, हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है बेटा जी। ठीक है ना? चलो, पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब देखना तुमको लगेगा रिपीटेटिव हो रहा है, तुम्हें सिलेबस से बाहर क्यों रखा गया? बिकॉज यही पॉइंट अभी तुमने थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां
ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और यही फंक्शन में भी आ गया, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक। तो बार बार आ रही हैं चीजें, इसलिए स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत लगती है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, अब देखो ये भी रिपीटेड पॉइंट आ गया, यहां पर ये लास्ट पॉइंट लिखा है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, इसलिए आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सिलेबस है। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम अकाउंटिंग का होता है। प्रोटेक्टिंग असेट्स, प्रोवाइडिंग, ये प्रोटेक्टिंग नहीं होगा, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, दिस इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करने का काम प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्टीशिप का काम करते हैं। किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस होते हैं वो भी अकाउंटिंग से पूरा होगा, कि हमें कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स रिफंड लेना है, कितना जीएसटी पे करना है, एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बताने का काम हमारा अकाउंटिंग करता है। इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने पहले बता दिया आउट ऑफ द सिलेबस है। मैंने सिलेबस के बाहर होने के बावजूद भी तुम्हें यहां पर चीजें लिखकर दे दी है कि कहीं अगर किसी के स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो तो तुमको थोड़ा सा तो आइडिया उसके पीछे रहे बेटा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। अब दिस इज वेरी मच देयर इन द सिलेबस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। चलो बेटा जी, हम पढ़ने जा रहे हैं बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब है जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लो, इसके आगे दिमाग नहीं लगाने का। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग कहलाता है। जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग में क्या है? बुक कीपिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग उससे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, फिर क्या होता है? कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब देखो क्या हुआ, जितने भी ट्रांजैक्शन आपने नोट किए उसको समराइज करना, समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करना कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, फिर वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली वो इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करना। ये तीनों स्टेप मिलाकर अकाउंटिंग बनता है। बात समझ में आ रही? समराइज करना, एनालाइज करना एंड उसके बाद कम्युनिकेट करना। तो ये तीन कीवर्ड्स अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा कि अकाउंटिंग में ये तीन कीवर्ड्स आते हैं। अब ये अकाउंटेंसी किस चिड़िया का नाम है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंदर जितना थ्योरी कॉन्सेप्ट है, जितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? अकाउंटेंसी के अंदर आता है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब दिस इज वेरी मच देयर इन द सिलेबस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो नाम में ही फाइनेंस है, इसका मतलब क्या है? वो अकाउंटिंग जिससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगाया जा सके। आओ देखो, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात तो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कैसे? सिस्टमैटिक मैनर में, टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। तो आप लोग क्लास 11th एंड 12th में यही अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सो दैट प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता लगाया जा सके। सिमिलरली हम बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन के बारे में हमें पता चलता रहे। अब आते हैं अगले अकाउंटिंग के बारे में जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना? इसका पर्पस क्या होता है? यहां पर कोई गुड्स बना रहे हैं तो किस प्राइस पर बना रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूनिट अकाउंटिंग। कहने का मतलब क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड and services rendered by a business. It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over
कॉस्ट, मतलब लेट्स से ये बॉटल है, ये बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, कितने में बेची जा रही है, इसके बारे में पढ़ाई करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। आगे चल के सीएमए आप करोगे अगर, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप एमबीए या बीबीए के अंदर पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से मैनेजमेंट को बताना ताकि मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को देखकर प्लानिंग कर सके, फ्यूचर के बारे में डिसीजंस ले सके कि हमारी कंपनी में क्या क्या चीजों को करना चाहिए। अब अगला, टैक्स अकाउंटिंग इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं ये है क्या। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब क्या है, बेसिकली कि एक कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, कितना जीएसटी पे करना है, उसके बारे में पढ़ाई करना टैक्स अकाउंटिंग कहलाएगा। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स, जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। कितना इनकम टैक्स देना है, कितना जीएसटी देना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। Accounting social responsibility is the process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business to the society। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में अकाउंटिंग करना, इसके बारे में सोसाइटी को बताना आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाता है। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है? चलो भैया, अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल ही नहीं है सिलेबस के अंदर, स्किप कर दो इसको। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के बारे में। बेहतरीन टॉपिक है, 100% क्वेश्चन तुमको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, then measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users of such information। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसको किसको होने वाला है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। सबसे पहले तो इंटरनल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। मान लेते हैं हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कंपनी की, तो रिलायंस की जितने भी अकाउंट्स हैं कि कितना पैसा कमाया, कितना पैसा नहीं कमाया, कहां कहां के पैसा खर्च हुआ है, उसकी जानकारी सबसे पहले किसको मिलनी चाहिए, इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, एक ओनर और एक मैनेजमेंट। समझ में आ रही है? इंटरनल यूजर्स में क्या आएगा, owners contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial soundness of business। भैया ओनर है तो ओनर को पता चलना चाहिए कि उसने पैसा लगाया है धंधे के अंदर, कितना प्रॉफिट है, क्या पोजीशन है बिजनेस की, पता होना चाहिए। अगला मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट को पता होता है कि कितना पैसा है हमारे पास, हमारा बिजनेस कितना स्मूथली रन कर सकता है कि नहीं, हम नए एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं कि नहीं, हम नया ग्रोथ या एक्सपेंशन प्लान ला सकते हैं नहीं, उसके बारे में बताना। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय published reports of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement। मैनेजमेंट को इसलिए चाहिए होता है ताकि बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सके, इसलिए उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये थे इंटरनल यूजर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं। सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे भैया कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। ये नोट्स अब डाउनलोड कर लेना बेटा लोग, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है आपके वहां तो मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा कि नहीं। अगला क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको अपना पैसा वापस लेना होता है, जिनको हमें पैसा पे करना है। तो क्रेडिटर्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि भैया आप उस स्थिति में हो कि नहीं हो कि पैसा वापस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपके लिए बड़ा हेल्प हो जाएगा ये पढ़ने में, ठीक है ना। फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी होते,
लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स मतलब क्या होगा, जिनसे आपने लोन ले रखा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो ये चेक करते हैं कि जिसको मैंने लोन दिया है वो उस स्थिति में तो है ना कि मुझे को लोन दिया हुआ लोन वापस कर सके। अगला क्या है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए? एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो ये बात कर सके कि उन्हें पैसा, सैलरी, वेजेस और बोनस टाइम पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यार बात समझ में आई? एम्प्लॉइज को क्यों पैसे की जरूरत है, ये सॉरी एम्प्लॉइज को क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अगला, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को यह पता लगता है कि भैया इसने कितने का सामान बेचा है, जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है, इनकम टैक्स सही से पे किया है कि नहीं किया है, उसकी इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज अगेन बहुत सिमिलर है, क्योंकि यहां पर टैक्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि सरकार के साथ ये कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल तो काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। दीज आर एक्सटर्नल यूजर्स। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, जैसे कि एनजीओस। वो देखते हैं कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं विच इज इंजूरियस और हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, तो उनको भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। जनता को भी चाहिए और कॉम्पिटिटर्स को भी चाहिए। पब्लिक को चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितने लोगों को रोजगार दे रखा है, कितनी सैलरी पे कर रही है, उससे गुडविल इंप्रूव होती है। और कॉम्पिटिटर्स को चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, आपकी वीकनेस जानना चाहते हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, एडवांटेजेस। अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, मेंशन नहीं कर रखा है मेरी जान, ठीक है ना भाई। तो दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी आप इसको रीड कर सकते हैं। हमें क्या क्या फायदे होते हैं अकाउंटिंग के, तो आओ देख लो। सबसे पहले हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को सही से चलाने में हेल्प करते हैं। कैसे? प्लानिंग करने में हेल्प होती है, डिसीजंस लेने में हेल्प होती है, और बिजनेस को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। तो अकाउंटिंग आपको ऐसे हेल्प कर रही होती है। फिर पूरा कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है उसके बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं उसके बारे में पता चलता है, और कंपैरिजन करने में भी आसानी होती है कि पिछले साल आपने कितना धंधा किया, इस साल कितना धंधा किया। ये कुछ एडवांटेजेस मेंशन हैं बेटा जी। इसके बियॉन्ड टैक्स कितना पे करना है, लीगल मैटर्स की जानकारी, कितना बिजनेस हमारा सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, कितना हम लोन ले सकते हैं, ये भी हमको अकाउंटिंग से हेल्प होती है। अगेन बता रहा हूं ये सिलेबस के स्कोप के बाहर की चीज है। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक पर, विच इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हमारे सिलेबस के बाहर का पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो एंड देन यू विल बी डन। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, कई बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में हेरा फेरी कर देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सनल जजमेंट लगाकर। कई बार ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कि आज की डेट में वैलिड नहीं है लेकिन फिर भी उसको यूज किया जा रहा है। कई बार अकाउंटेंट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मेंशन नहीं होती हैं, स्किप कर दी जाती हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस होता है, मतलब जिस वैल्यू पर हमने असेट को एक्वायर किया था हम उसी वैल्यू को बैलेंस शीट पर दिखाते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को नहीं। और विंडो ड्रेसिंग होता है, मतलब मैनिपुलेशन का काम अक्सर देखने को मिलता है। सो दिस इज इट, डन बेटा तुम्हारा चैप्टर। तो भाई देखो ना, अब तुम्हारा जाकर यहां पर पूरा चैप्टर खत्म होता है। और भाई तुम्हें अगर टाइटन्स के कोर्स में एनरोल करना है तो जल्दी से आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। मीनवाइल आप जाकर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से अपने इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।